कहानी की शुरुआत होती है रात के 3:30 बजे, जब एक हाई सिक्योरिटी ट्रक लॉस एंजलिस की डोनट्स की दुकान के सामने आकर रुकता है। ट्रक से 2 सिक्योरिटी गार्ड उतरते हैं और दुकान के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक एक कार और एक्सयूवी वहां आकर ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर देती है। इन गाड़ियों से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, जिनके शरीर में बॉडी आर्म्स और चेहरे पर गैस मास्क होता है। उनके हाथों में भारी भरकम बंदूकें होती हैं। जैसे ही गार्ड्स वापस बाहर आते ही ये हमलावर उन पर बंदूकें तान देते हैं। ट्रक का ड्राइवर घबराकर तुरंत लॉस एंजलिस की पुलिस को कॉल करता है और कहता है कुछ हथियारबंद गुंडों ने हमें घेर लिया है और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। इसी दौरान एक गार्ड समझदारी दिखाते हुए धीरे से अपनी पिस्टल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक हमलावर उस पर गोली चला देता है। फिर दूसरा हमलावर ट्रक ड्राइवर को भी गोली मार देता है। इसके बाद वह ट्रक का दरवाजा खोलते हैं और अंदर तीसरे गार्ड्स को बाहर खींच लेते हैं। इतने में पुलिस वहाँ पर आ जाती है और दोनों तरफ से भारी भरकम गोलीबारी शुरू हो जाती है। मगर गुंडों के असल राइफल के सामने पुलिस की सामान्य बंदूकें कुछ भी नहीं होती है। इस फायरिंग में 4 पुलिस वाले और एक हमलावर मारा जाता है। बाकी गुंडे ट्रक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और उसे एक सुनसान गोदाम में जाकर छिपा देते हैं। वहां पहुंचकर गैंग का लीडर रे बॉस्को पर गुस्सा करता है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड पर बिना इजाजत गोली क्यों चलाई। फिर वह पूरी टीम से कहता है कि ट्रक की हालत बिगड़ चुकी है, इसे जल्दी ठीक करना होगा। जैसे ही रे ट्रक के पास पहुंचता है और उसका दरवाजा खोलता है, गैंग का एक और मेंबर एंसन उससे पूछता है तो ठीक है ना। रे शांत आवाज में जवाब देता है हमने 4 पुलिस वालों को मार दिया है और एलपीडी हमें ढूंढ रही होगी। अब डिटेक्टिव निक इस दुर्घटना पे पहुंचता है और फिर एल शेरिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास पहुंचा जो उस गुंडे की लाश के पास खड़े थे। पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आगे तक वो लोग खाली ट्रक लेकर क्यों चले गए। इस पर निक कहता है जरूर इसके पीछे उनका कुछ बड़ा प्लान हो सकता है। कुछ दूर सड़क पर दूसरी तरफ बॉस्को इस मीटिंग की तस्वीर खींच रहा था। वापस जाकर बॉस्को ने रे को तस्वीरें दिखाई और उसने निक की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि निक इस दुर्घटना का इंचार्ज है। रे ने अपने साथियों को बताया कि निक मेजर क्राइम डिवीजन का हेड है। डोनी जिसने पिछली रात ट्रक चलाया था, निक की तस्वीर देखकर वहां से चला जाता है। निक और उसके साथी अफसर इस केस की छानबीन कर रहे थे। वो इस नतीजे पे पहुंचे कि यह किसी अंदर के आदमी का काम है, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि ये ट्रक 3:30 बजे आएगा। उन्हें शक था कि इसके पीछे रे का हाथ है जो 8 महीने पहले ही दिया हुआ था। डोनी रात को बारटेंडर का काम करता था। तभी उसने देखा फेडरल रिजर्व बैंक में काम करने वाला एक आदमी अपनी आईडी बार में ही भूल गया है। उसने ये आईडी केस रजिस्टर पे डाल दी और मैक के पास गया जो कि रे की गैंग का ही एक आदमी है। निक भी इसी बार में बैठा था और वो डोनी से कुछ सवाल जवाब करने लगा। डोनी ने कहा कि मुझे नहीं पता यहाँ कौन आता है और कौन नहीं। क्रिमिनल से लेकर पुलिस वाले तक यहाँ कोई भी आ सकता है, ये बार सबके लिए है। इस पर निक ने हामी भरी। जब डोनी की इस बार में शिफ्ट खत्म हुई और वह जाने लगा तो निक ने उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाया और डोनी को बेहोश कर दिया। जब डोनी की आंखें खुली तो एक अनजान जगह पर था। डोनी जब बेडरूम में गया तो वहाँ निक की टीम और 4 औरतें थी। निक ने डोनी को सीसीटीवी से निकली फोटो दिखाई जिसमें वो रे से मिल रहा है। डिटेक्टिव गेस्ट ने कहा कि हमें तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। एक बार तुम गाड़ी चुराकर भागने के लिए अरेस्ट हो चुके हो और कुछ लोगों का खून करने की कोशिश के जुर्म में भी जेल जा चुके हो और कैलिफोर्निया में आज तक सबसे तेज गाड़ी भगाने का चालान भी तूने ही भरा है। गेस्ट ने समझाया कि तुम्हारी एक गलती तुम्हें सालों तक जेल में वापस फेंक सकती है। डोनी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्लीज सर, मैं सिर्फ रे से 1-2 बार ही मिला हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। निक ने अपने बाजू बना एक टैटू डोनी को दिखाया जिसमें रेगुलेटर लिखा था। निक ने पूछा इसका मतलब जानता है तू? पुलिस वालों की एक गैंग है जिसका नाम है क्लिक, मैं उसका हिस्सा हूँ। यह गैंग नियमों पर विश्वास नहीं करती, अपराधियों को सुधरने का मौका नहीं देती, सीधा गोली मारती है उनके अंदर। निक ने अब डोनी से सीधा पूछा कि तेरा जैसा डरपोक आदमी इस खतरनाक गैंग के साथ क्या कर रहा है। डोनी ने कहा कि सर, मैं उनका सिर्फ ड्राइवर हूँ, मुझे चोरों की गैंग के ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। निक ने डोनी से कहा कि उनके साथ कांटेक्ट में रहना और मैं जब फोन करूंगा ना तो उठाएगा तू, समझ, वरना तुझे उठा लूंगा। उधर उस गुंडे की गैंग ने लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक पर नजर रखी हुई थी। रे ने बताया कि यह एक लौता ऐसा बैंक है जहाँ आज तक चोरी नहीं हुई। रे ने बताया कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ 53 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है और कोई एक बार भी यहाँ कामयाब नहीं हुआ, इसलिए रे चाहता है वो लोग यहाँ पर चोरी करे। वहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को पता चला कि रे, एंसन, डोनी, बॉस्को सभी रिटायर्ड मेरिन कमांडोज हैं। ऑफिसर्स ने पिछले 10 साल में इस सभी चोरियों की जाँच की तो उन्हें पता चला कि रे 10 साल से जेल में था, तब कोई भी बड़ी चोरी नहीं हुई। निक ने ऑफिसर्स को बताया कि अगर हम रे को पकड़ लेते हैं तो सारी अनसुलझी चोरियों का खुलासा हो जाएगा। रे और उसकी गैंग वापस उसी गोदाम में गए। रे अपने गैंग को फेडरल बैंक का पूरे दिन का रूटीन समझाने लगा। रे ने बताया कि यह बैंक रोज काम न आने वाले बिल्स को अपने डेटाबेस से हटा देता है। 4 से 5 बजे के बीच नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और यह कचरा एक वेस्ट मैनेजर कंपनी उठाती है। उसने बताया कि नोटों की गिनती करने वाले कमरे में कम से कम $30 मिलियन रोजाना आते हैं। रे ने प्लान बनाया कि उन्हें वहाँ पहुँचना होगा नोटों के कटने से पहले। इस तरह उनके पास कम से कम
$30 मिलियन होंगे जो किसी के भी नहीं है, किसी इंसान से चोरी भी नहीं कर रहे हैं हम। डोनी ने अब एक चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी में काम शुरू कर दिया है, जहाँ से बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज रोज ऑर्डर करते हैं। डोनी बैंक में खाना डिलीवरी करने 2 बैग्स लेकर जाता है। सिक्योरिटी ने डोनी को अंदर जाने के लिए कार्ड दिया, जिसे लेकर वो अंदर पहुंच गया। डोनी ने एक बैग को कैफेटेरिया में बैठी एक औरत को डिलीवर कर दिया और दूसरा बैग लेकर वॉशरूम में घुस गया। वह बैग उसने ऊपर वेंटिलेशन हॉल में छुपा दिया। उसी दिन रात को रे और उसके साथी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी अचानक पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। निक रे की टेबल की तरफ बढ़ा और डोनी से बात की, यह दिखाते हुए कि डोनी तो सिर्फ उसे जिम में मिला था। वापस गोदाम में जाकर रे को डोनी पर शक हुआ कि वह कहीं पुलिस वालों के साथ तो नहीं है। डोनी ने मना कर दिया, लेकिन रे ने गन तान कर दोबारा पूछा कि वो निक को कैसे जानता है। डोनी ने सब सच बता दिया कि उसने उसे पकड़ लिया था और वह जानता है तुम सबके बारे में, और इसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। रे ने उस पर भरोसा कर लिया और उसने डोनी को निक तक एक बात पहुंचाने को कहा कि चोरी फ्राइडे को होने वाली है। डोनी निक से एक सूट की दुकान में मिला और निक ने पूछा कि तुम लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, पर डोनी ने बात को बदलते हुए कहा कि चोरी फ्राइडे को होने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कहाँ होने वाली है। अब निक उस क्लब में पहुंचा जहाँ निक की गर्लफ्रेंड काम करती है और शो देखने लगा। रे की गर्लफ्रेंड स्टेज से उतरकर निक के पास आई और उसने कान में कुछ कहा, जिसके बाद वह दोनों उस लड़की के घर पहुंच गए। अगली सुबह रे वहां आया और उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम में भागी। अंदर से निक शर्टलेस बाहर आया। वह दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और फिर दोनों की नजर टेबल पर रखी बंदूक पर पड़ी। निक ने रे को आंखों से बंदूक उठाने का इशारा किया, लेकिन रे उससे जाल में नहीं फंसा, बल्कि वह निक के सामने से गुजर बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद निक ने अपनी गाड़ी में पहुंचकर अपने साथियों को फोन किया और चोरी की अगली लोकेशन के बारे में बताया, जो उसे रे की गर्लफ्रेंड से पता चली थी। बाद में रे की गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया। अब चोरी का दिन आ गया था और पुलिस वाले बैंक पर नजर रखे हुए थे। तभी एक बैंक पार्किंग में आकर रुकती है। रे और उसकी गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और असर राइफल लेकर पहुंचे। उन्होंने बैंक में घुसते सिक्योरिटी कैमरा को गोली दाग दी और सभी को नीचे बैठने का ऑर्डर दिया। गैंग ने सबके फोन लेकर उनके हाथ बांध दिए और साथ ही सबके सर पर बैग्स भी डाल दिए। रे ने बैंक मैनेजर को कहा कि पुलिस को फोन मिलाओ और कहा कि हमें $30 मिलियन की फिरौती चाहिए, और वो भी एक हेलीकॉप्टर के अंदर जिसमें फ्यूल भरा हो, वरना हर घंटे एक हॉस्टेज को गोली मार देंगे और किसी पुलिस वाले ने यहाँ आने की कोशिश की तो एक एक करके सभी लोग मरेंगे। जल्द ही पुलिस और FBI बैंक के बाहर आ गई। पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हारी मांग के ऊपर काम कर रहे हैं। इस पर रे ने कहा कि बिना पैसा का जुगाड़ किए तुमने फोन करने की कोशिश कैसे की, तुमने एक बंदे को मरवा दिया। तभी बॉस्को ने एक आदमी को पीछे ले जाकर गोली चला दी। अब ऑफिसर ने दोबारा फोन किया तो मैनेजर ने फोन उठाया। मैनेजर ने बताया कि एक आदमी को पहले ही मार दिया है और जितनी बार तुम कॉल करोगे उतने लोग मरेंगे, और अगली बार तभी फोन करना जब इन चोरों ने जितने पैसे मांगे उतने का जुगाड़ कर लो। ऑफिसर ने कहा कि क्या वो 90 मिनट इंतजार कर सकते हैं, जिस पर रे ने हामी भरी और मैनेजर ने मैसेज आगे दिया। बाहर पुलिस बैंक का मैप देख रही थी। अंदर से धमकाने की आवाज सुनाई दी। पुलिस को समझ आ गई कि चोरों ने तिजोरी तोड़ डाली है। तब निक को बैंक में जाने का एक रास्ता मिला और उसने कुछ सोचा। इसके बाद निक ने कहा हमें अंदर जाना पड़ेगा। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और बैंक का मेन दरवाजा खोलने लगा। अंदर जाकर निक ने बंदी बनाए हुए लोगों से पूछा क्या सब ठीक है। एक भी चोर वहाँ नहीं था। मैक ने बैंक में एलमिट सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बनकर फोन किया। उसने कहा कि हमारा ट्रक 2 मिनट दूर है, अभी आता ही होगा, गेट खुलवा देना। रे और एंसर बिल्कुल एल्पिडो के कपड़े पहनकर शुरुआत में चुराए हुए ट्रक को लेकर डिलीवरी लेने गए। उन्होंने इस ट्रक के ऊपर पेंट करवा दिया था और थोड़ा बहुत डिजाइन भी चेंज करवा दिया था ताकि यह बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसा लगे। इन दोनों ने ट्रक के पिछले हिस्से से 2 नोटों के बक्से भरे हुए निकाले और उन्होंने नोटों की गिनती करने वाले फ्लोर पर ले गए। पैसे गिनने वालों ने ट्रक्स को $100 के नोट गिनने वाले कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एंसन वेटिंग रूम में चले गए। बॉस को बैंक की नीचे वाली सुरंग में था। उसने रेडियो पे बताया कि डोनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया जिससे पूरी बैंक की बिजली चली गई। इससे न सिर्फ बैंक के नोट काटने वाली मशीन बंद हो गई, बल्कि नोटों की गिनती करने वाले कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर भी बंद हो गए। एक पुलिस गार्ड ने गिनती करने वालों से कहा कि कुछ देर के लिए हमें सिस्टम बंद करना पड़ेगा और उन्हें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे ही गिनती करने वाले और पुलिस काउंटिंग रूम से बाहर निकल गए, रे ने डोनी को बताया कि वह अपना काम कर सकता है, वहाँ कोई नहीं है। डोनी एक बक्से में छुपा था। उसके चारों तरफ डॉलर्स की नोटों की गड्डियां लगी हुई थी। वह बक्से से बाहर निकला, कुछ गड्डियां नीचे गिर गई, जिसे उसने वापस अंदर डाला। बैंक के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कैमरा और मोशन सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने दूसरे गार्ड्स को कहा कि वो जल्दी से जल्दी बक्सों को गिन ले, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड्स कैफेटेरिया में गिनती करने वालों को बुलाने लगे। डोनी तो काउंटिंग करने वाले रूम में एक टेबल के नीचे छुपा था। वह $100 वाले नोट जो मशीन में जाकर कटने वाले थे, वह उन नोटों को ब्लैक जिपर बैग में डाल रहा था। जिसके बाद उसने उन बैग
को कचरे के डब्बे में डाल दिया। सिक्योरिटी गार्ड वापस काउंटिंग रूम में आए, दो गिनती करने वाले लोगों के साथ। रेया ने डोनी को भागने का सिग्नल दिया। उसने एयरवेंट का ढक्कन हटाया, उसमें घुसा और अंदर से दोबारा बंद कर लिया। डोनी ने वेंट में होते हुए बाथरूम के वेंटिलेटर शाफ्ट को निकाला। जो खाना उसने वहाँ छोड़ा था उसे उठाया और बिल्डिंग में घूमने के लिए उसने उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया जो बैंक में काम करने वाले आदमी ने छोड़ा था, और उस वक्त को डोनी ने डिलीवरी पहुंचाई और फिर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ रे और एंसन अपना सिक्योरिटी ट्रक उठाकर बाहर आ गए। बॉस एक कचरा ले जाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा था और उसने रे को अपनी लोकेशन बताई। जल्द ही रे कचरा ले जाने वाले ट्रक के पास पहुंचा और उसे आगे से रोक लिया। वहीं बॉस्को ने इस ट्रक को पीछे से रोका। बॉस्को ड्राइवर की तरफ भागा और उसे बंदूक दिखाकर बाहर निकलने को कहा। बॉस्को ट्रक में बैठकर उसे ले गया और बाकी गैंग उसे फॉलो करने लगी। उधर निक पूरे शहर में रे और उसकी गैंग को ढूंढ रहा था। तभी उसे डोनी रास्ते में देखा। उसने गाड़ी रोकी। मैग ने दूर से देखा कि पुलिस वालों ने डोनी को अपने ट्रक में बैठा लिया है। निक और उसके साथियों ने डोनी को पीटते हुए पूछा कि रे और बाकी सब कहाँ हैं। डोनी ने हार मानकर आखिरकार उनकी लोकेशन बता दी। रे और उसकी गैंग इस वक्त डंप साइट पर हैं। मैग ने रे को फोन किया कि डोनी पकड़ा गया है, अब आगे क्या करना है, लेकिन रे ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। निक को रे की गाड़ी की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए ट्रैफिक से भरे एक हाईवे पर चढ़ गया। रे, एंसन और बॉस्को भी अपने ट्रक से बाहर निकल गए। जैसे जैसे पुलिस वाले उसके पास आ रहे थे, रे ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लग गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। अब पुलिस वाले भी पलटवार करने लगे। निक के साथ ही पुलिस वाले ने बढ़िया निशाना लगाते हुए एंसन को ढेर कर दिया। रे भागते हुए एक गली में घुस गया और निक उसके ठीक पीछे था। निक ने अपनी बंदूक को रिलोड की और रे की छाती में गोली चला दी। रे नीचे गिर गया। जब निक वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो डोनी वहाँ से भाग चुका था। निक और गेस ने रे की गाड़ी से काले बैग्स निकाले और देखा कि उसमें तो कुछ नोट के टुकड़े थे, पूरे नोट नहीं थे। निक उस बार में गया जहाँ डोनी काम करता था और उसका पता पूछा। मालिक ने बताया कि डोनी तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ चुका है और बाद में बैठा ही था कि तभी वहाँ पर बैंक के 2 एम्प्लॉइज आए, जिनके गले में बैंक के एक्सेस कार्ड थे। उसने दीवार में लगी फुटबॉल टीम की तस्वीर ध्यान से देखी, जिसमें डोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निक जैसे ही बाहर से बाहर निकला तो उसे बैंक दिखा तो समझ गया कि इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड डोनी था। आखिरकार हमने देखा कि डोनी लंदन के एक बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। उसके वह दोस्त जिन्होंने पूरे वाले बनकर पूरी गेम घुमाई थी, वह भी उसके साथ ही बैठी थी। डोनी ने पहले ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना रखा था। इसी वजह से उसके दोस्त 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले कूड़े टर्स घुमा रहे थे, एक जिसमें कटे हुए नोट का चूरा था और दूसरे असली 100 के नोट यानी $30 मिलियन। पता चलता है कि डोनी ने बैग से पैसे निकालकर टायरों में भरकर पनामा भेज दिए हैं और अब वह लंदन में किसी दूसरी चोरी का प्लान बना रहा था। और ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।